बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात का बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। ये पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट के एक हुकूमत है जो कि जरदारी लीग का हिस्सा है। इसे कि अब तो मैं इसको पापा फुप्पो पप्पू पार्टी भी नहीं कहता। उसके एक वजीर ने कल जो लहजा और ज़बान इस्तेमाल की है वो मुझे समझ में नहीं आता कि 15 साल तो उन साहब को यकीनन हो चुके हैं ऐवानों में बैठते हुए, और पिछले 13 साल से उनकी इस सूबे में हुकूमत है। मैं चाहता हूं कि पहले मेरा छोटा भाई अरसलान ज़रा उनका थोड़ी तबीयत साफ़ कर दे, तो उसके बाद बाकी धुलाई मैं कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सिंध के एक ऐसे बदकिस्मत वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनको याद दिलाता चलूं कि वो वज़ीर हैं जिनसे एक इंतहाई अहम कलमदान लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का इनसे ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? उसकी वजह थी कि ये इंतहाई दर्जे के नालायक तरीन अफराद में शामिल होते हैं कि जिस वक्त ये लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे थे उस वक्त कराची शहर का जो सबसे बड़ा इदारा वाटर बोर्ड का इदारा है उसका बेड़ा गर्क हो चुका था। उस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा जो है उस वक्त बेड़ा गर्क किया जा चुका था, और उनके कलीदी किरदार ये शख्सियत थी। तो ये जब बात करते हैं कैपेबिलिटी की, कैपेसिटी की, काबिलियत की, तो ये ज़रा अपने गिरबान में देखें कि इनसे कलमदान लिया क्यों गया था, इनकी नालायकी की वजह से। कल इन्होंने, क्योंकि ये बदकिस्मती से इन्होंने कहा कि मैं बदकिस्मती से तालीम का वज़ीर हूँ, तो वाकई ये सूबे भर की हमारी बदकिस्मती है कि आप जैसा शख्स इस वक्त हमारा तालीम का मिनिस्टर मौजूद है। तो बदकिस्मती के साथ इन्होंने जब ये कलमदान संभाला तो हमें ये देखने में मिला कि जो पहले सूरत हाल थी तालीम की सूबे में, वहाँ कुछ बेहतरी आने के बजाय और ज़्यादा जो है बदतरी की तरफ ये जा चुका है महकमा। हम गुज़िश्ता दिनों जैकबाबाद गए, वहाँ पे हमने देखा स्कूलों के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं, गधे बंधे हुए हैं। इनके अपने हलके में जहाँ से ये बदकिस्मती से मुंतखब हुए हैं, उनके अपने हलके में आज भी स्कूल के अंदर गधे बंधे हुए हैं। शायद कोई कुर्बत का वास्ता है, लगता है इसी तरह है कि उनको इजाज़त दी गई है। इन्होंने एक और सबक पढ़ाने की कल कोशिश की, लेकिन मैं चाहूँगा सबक मैं आज कुछ पढ़ा दूँ। इन्होंने कहा आइन और कानून के हिसाब से जो सूबे के फंक्शंस हैं वो वफाक उसका इख्तियार नहीं रखता। सूबे के पास इख्तियार है कि वो पूरे सूबे भर में जितने भी रहायशी हैं उनको पानी फराहम करे। सिंध ने, जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसे की, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पानी का निज़ाम किस तरह का है। पीएफसी का एक अहम मामला है जो सूबे ने ज़िले की सतह तक पहुंचाना है। इस सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के बावजूद पीएफसी को गुज़िश्ता 11 साल से इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बात करते हैं एनएफसी की, तो पहले जो इनके अपने इख्तियार में है वो ये काम करने से ये उसके करने नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं है वो काम हो। तो पीएफसी के ऊपर इन्होंने खुद सिंध असम्बली में, हमारे एमपी बिलाल गफ्फार साहब ने रेजोल्यूशन पास की, इन्होंने उसको इंडोर्स किया। आज तक पीएफसी जारी नहीं किया गया।
ये आईनी तकाजा है सूबे का, हर सूबे के पास मसावी फंड्स जाए ताकि वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। सईद गनी साहब, हमें अच्छा लगा कि वो पाकिस्तान टूर से होके आए हैं। उन्होंने सर्दी का कुछ हिस्सा KPK में गुजारा, पंजाब में गुजारा। हमें यह भी अच्छा लगा नासिर शाह साहब और उवैस शाह साहब गए, पंजाब गए, KPK गए और वहाँ से कुछ देख के आए। वो देख के आए कि तरक्की क्या होती है। उन्होंने ये भी देखा होगा कि पेशावर में रेस्क्यू सिस्टम जो बनाया गया है वो सिंध में किस तरह लाया जा सकता है। उन्होंने शायद ये भी देखा होगा कि इंसाफ कार्ड जो सेहत कार्ड है वो किस तरह जारी हुआ है। उन्होंने शायद BRT भी देखा होगा, उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखी होंगी, उनका दिल खुश हुआ होगा देख के। लेकिन हम उम्मीद नहीं रखते इनसे कि ये वो चीज़ें यहाँ पे ला के देंगे, क्योंकि गुज़िश्ता एक दिहाई में करने से कासिर रहे। इनकी काबिलियत ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। ये इनकी काबिलियत से कोसों दूर मामला है। लेकिन हमें फिर भी अच्छा लगा कि ये देखने तो गए। सईद गनी साहब, हमें यह भी अच्छा लगा कि आपने पंजाब में किसी गाड़ी की छत पे बैठ के इस तरह झूलते झूलते आपने जो हमें फुटेज हमने नज़र आई आपकी, हमें अच्छा लगा कि आपने शायद वो फील भी ले लिया कि कराची का जो शहरी सरजानी टाउन से लेकर सदर की तरफ जब रुख करता है तो किस तरह झूलते झूलते, सरकारी बस तो आप दे नहीं सके 10,000, लेकिन जितनी भी प्राइवेट बसें जो भी चल रहा है नेटवर्क, उसके ऊपर एक शहरी हमारा झूलते झूलते किस तरह छत पे बैठ के जाता है। तो हमें अच्छा लगा कि आप झूलते हुए हमें नज़र आए। लेकिन हमें तवक्का आपसे फिर भी नहीं है। इसमें एक चीज़ सईद गनी साहब, आपने कहा कि अगर बाय इलेक्शन होते हैं और हम जीतते हैं तो हम ये बता सकेंगे आपके हुकूमत जो हमारी PTI की है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार होगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर आपको बदतरीन शिकस्त होती है जो आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिली, अगर वैसी बदतरीन शिकस्त होती है तो आप फिर क्या कहेंगे? हमें पता है आपका एक ही बात है आपके लबों पे कि धांधली हो गई। मतलब आप जीत जाएं तो अदम एतमाद है, अगर दूसरी साइड जीत जाए तो उसका आपके ऊपर अदम एतमाद नहीं है। ये है मुनाफकत पीपल्स पार्टी की। ये ऐसी मुनाफकत है जो अभी एक और मुनाफकत सामने आने वाली है, जो इन्होंने रिजिग्नेशन का ड्रामा रचाया है। ये कुछ दिनों में 31 तारीख भी आ जाएगी और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा यू टर्न लेके वापस आएंगे और वो जो बिलावल चौरंगी है उसको हम यू टर्न बिलावल चौरंगी इंशाल्लाह उसका नाम रख देंगे और बिलावल जरदारी के नाम के बीच में भी हम यू टर्न डाल देंगे ताकि उनको याद रहे कि इस्तीफों के ऊपर इन्होंने कितना बड़ा यू टर्न लिया है। शुक्रिया। अच्छा जी, खुर्रम साहब आप कुछ कहें? नहीं, मैं आखिर में करूँ। अच्छा जी, कल एक मौजू और दो मौजू छेड़े थे जिनके ऊपर मैं चाहता हूं कि हमारे बिलाल गफ्फार साहब भी कुछ इनके ऊपर बात कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि आजकल जो पीपल्स पार्टी की जो मीडिया सेल है वो अपना होमवर्क सही नहीं करती और वो जो अपने मिनिस्टर्स या अपने स्पोक्समैन को जो नंबर्स देती हैं वो गलत नंबर्स देते हैं। कल सईद गनी साहब ने बड़े ढिठाई से कहा कि SRB जो है वो अपने कलेक्शन टारगेट को अचीव करता है और वफाक से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है। तो मैं ये बताना चलूँ सईद गनी साहब को कि जो पिछला साल 2020 ख़त्म हुआ है उसमें आपने अपना टारगेट का सिर्फ 67% टोटल टैक्स कलेक्ट किया था और जो SRB जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के अंडर में आता है उसका आपने 56% टारगेट अचीव किया था। चाहे वो एग्रीकल्चर टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज का टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का टैक्स हो, किसी भी डिपार्टमेंट का आप टैक्स उठा के देख लें, तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपना टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम रहे। इसी तरीके से कल सईद गनी साहब ने एक पता नहीं कहाँ से इनको नंबर मिल गया, मैं चाहूँगा कि वो नंबर की कैलकुलेशन मेरे सामने बैठ के कर लें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने LNG को टाइमली ना इंपोर्ट करके 122 अरब रुपए का नुकसान किया। तो मैं सईद गनी साहब और इनकी पूरी जो नालायक तरीन जो मीडिया टीम है उनको बताना चाहता हूँ कि जितनी कैपेसिटी LNG की होती है
जो 2 टर्मिनल हमारे पास हैं उतनी ही गैस आप मंगवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप गैस मंगवा लें, जब जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है आप उतनी ही गैस मंगाते हैं। 1200 मिलियन क्यूबिक फीट जो आपकी जो गैस की कैपेसिटी है वो आपके कार्गोस से आती है। जो एक फॉर्मूला होता है जिससे आप एलएनजी गैस मंगवाते हैं, काश के ये हम पहले तो एलएनजी गैस को पेट्रोल तस्वुर ना करते और इसको हम गैस तस्वुर करते, तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट करके हम जो हमारे जो सारिफीन हैं उसको एक बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज में गैस सप्लाई कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये पिछले हुकूमतों ने एलएनजी गैस को पेट्रोल में शुमार किया है तो हम इसको गैस कमोडिटीज नहीं ले सकते। पिछली मर्तबा से अभी तक अगर आप कंपेयर करें तो हमने 38 अरब रुपए की बचत की है। जो ये कह रहे थे कि 122 अरब रुपए का खजाना हुआ है, में लॉस हुआ है, उसके बरक्स 38 अरब रुपए की बचत हुई है जुलाई से नवंबर तक जो हमने एलएनजी की गैस मंगवाई है। उन्होंने एक बात कही कि जब कोविड था तो आपकी गैस प्राइसेस इंटरनेशनली कम थी, उस वक्त क्यों नहीं मंगाई था? कमिटेड है ना जो जी वही मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा कि आपने उस वक्त क्यों नहीं मंगाई, तो मैं उसका ये बताना चलूं कि 1200 में से 800 आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 15 साल का, और उस पर आपने जो प्राइस है वो फिक्स की हुई है। चाहे इंटरनेशनली कोई भी प्राइस हो, आपने 800 MMCF उस प्राइस पे आपने मंगवाना है, जो तकरीबन 11.37 और 13.37% ऑफ द ब्रेंट क्रूड है। ये आपका फॉर्मूला है, 15 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर आपने उनसे गैस नहीं मंगवाई तो रोजाना $5,27,000 हुकूमत पाकिस्तान इन 2 टर्मिनल्स को देती है, चाहे आप इनसे गैस मंगवाएं या ना मंगवाएं, जिसको कहते हैं टेक और पे एग्रीमेंट। ये $5,27,000 का रोज का जो टीका जो है, ये 2014 में शाहिद खान अब्बासी ने ये एग्रीमेंट किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट नहीं किया। हमने स्पॉट कार्गोस को टाइमली मंगवा के हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया, 38 अरब रुपए की हमने बचत की। और जो अगला महीना है जनवरी में हमारे 2 टर्मिनल्स लगने जा रहे हैं, और वो अगले 18 महीने में वो टर्मिनल्स लग जाएंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई गारंटी नहीं दी। वो जो टेक और पे की जो डिमांड होगी उस हिसाब से मंगवाया जाएगा, और जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वही उसको बेचेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह अरसलान ने कहा, मैं उसकी आखिरी बात कहूँगा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इस्तीफे जो हैं आपके स्पीकर साहब वो एक्सेप्ट करें, ताकि हम बाई इलेक्शन में जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अगली हुकूमत सिंध में बना सके। आपका शुक्रिया। इधर ही ये मैं आज 3 मुकर्रीन को क्यों सामने ला रहा हूँ, वो एक वजह है कि शहीद गनी साहब वजीर तालीम या ज़ेर तालीम है, दोनों में से जो भी हों, कल वो किस मौजू पे बात कर रहे थे उसका ताल्लुक लेबर से था। शायद बाकी वज़रा को ना बोलना आता है, और बहुत सारों को तो हमने देखना समझ तो है नहीं। अगर समझ होती तो पिछले 13 साल का परफॉर्मेंस ये नहीं होता। और क्योंकि कल उन्हीं ने मेरे भाई खुर्रम शेर जमान साहब को मुखातिब करके कुछ अलकाबात दिए थे, तो आज मैं समझता हूँ कि खुर्रम शेर जमान साहब का भी हक बनता है कि वो जवाब दें। जी माशाल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नालायकों का टोला इतना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात जो नालायकों का सरबराह नालायक आला जो इस वक्त मफरूर है, सूबा सिंध छोड़कर भागा हुआ है। इतने बड़े डेडली पेंडेमिक के दौरान लोग सूबे भर के अंदर हज़ारों की तादाद में इंतकाल कर रहे हैं। सूबे सिंध के हस्पताल जो हैं वो, क्योंकि कभी काम ही नहीं किया नालायक आला ने 12 साल में, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध में कोई काम करा, तो वो अपना ऑफिस छोड़ के पाकिस्तान से बाहर भाग गए इस सूबे के नालायक आला।
और लोगों को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया है। अस्पतालों के हाल ऐसे हैं इनके कि वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। हालात ये हैं कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। एक हॉस्पिटल के बाहर तो एक बच्चे का इंतकाल हो गया, वहाँ पे उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं सुबह सिंध में अवेलेबल नहीं हैं और नालायके आला इस कोविड-19 के दौरान पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। अल्लाह जाने क्यों भागें। करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं, जो नैब की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनके ख़िलाफ़ जो खौफ है उनका, उस खौफ से भागें। किस वजह से भागें वो तो मेरे ख़्याल से बिलावल जरदारी बेहतर तरीके से बताएंगे कि नालायके आला कब आएंगे। मैं कुछ सूबे सिंध की सूरत हाल के ऊपर बात करना चाहूँगा और कुछ जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक तो वो बात है ना कि जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे यहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं, जो MPs बैठे हुए, लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए, शायद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के इन काले करतूत करने वालों से, इन 2 नंबर सियासतदानों से शायद हमें नफ़रत हो, इस वजह से हम इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। शायद हमें इनके चेहरे पसंद ना हो। लेकिन सूबे सिंध के अंदर एक सर्वे हुआ है, वो सर्वे हुआ है 27 अक्टूबर और 17 नवंबर के दरमियान, और वो सर्वे इन 2 नंबर सियासतदानों के बारे में क्या बताता है ज़रा आप सुने। और वो क्या फरमाते हैं कि सूबे में लोग जो सबसे ज़्यादा परेशानी है जिन चीज़ों से, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। इसमें बहुत बड़ी तादाद जो 91% लोग हैं वो फरमाते हैं कि यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन मिनिस्टरों से, जो एक के बाद दूसरा तब्दील होता गया लेकिन सफाई का मामला वो बेहतर नहीं कर सके। एक बहुत बड़ी तादाद बताती है कि सूबे के अंदर जो बेसिक बुनियाद है स्ट्रीट लाइट्स की, देखिए हम तो बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अवाम कंप्लेन कर रही है कि रातों को लूट मार चल रही है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों की माँ बहनें जब बाहर निकलती हैं शाम के वक्त या बच्चे निकलते हैं तो उनके मोबाइल फ़ोन छिन जाते हैं, उनके पर्स छिन जाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स तक अवेलेबल नहीं है। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर इस हद तक नालायक हैं। फिर जनाब एक 62% एक इलाके के अंदर सर्वे किया गया तो वहाँ पे बताया गया कि ट्रैफिक का निज़ाम इतना तबाहाल है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। ये भी आवाम फरमा रही है इन नालायकों के लिए। 53% एक इलाके के अंदर जब सर्वे कराया गया तो 53% जो हैं वो लोग फरमाते हैं कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाहाल है। क्योंकि 13 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध के अंदर। 13 साल में हर मिनिस्ट्री के 13 मिनिस्टर तब्दील हुए हैं। जब जरदारी को कोई मिनिस्टर काबिल कबूल नहीं हुआ तो वह तब्दील करते गए, लेकिन हर मिनिस्टर ने पीपल्स पार्टी की दूसरे मिनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ा नालायकी के ऊपर। किसी का भी नाम ले लें आप, नालायक के बाद नालायक आपको मिलता गया। उसके बाद जनाब एक बहुत बड़ा सर्वे जो किया गया कि इलाके का, उसमें बताया कि सूबे के अंदर बच्चों के लिए खेल कूद के लिए फैसिलिटी पार्क की नहीं है, पार्क फैसिलिटीज़ नहीं है कि इलाके में। 46% लोगों ने बोला। ये सर्वे फिरदौस नकवी ने नहीं कराया, ये सर्वे तहरीक इंसाफ ने नहीं कराया, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सर्वे कंपनी ने ये सर्वे कराया और उस इलाके ने, उस सर्वे ने बताया कि एक इलाके में 46% बताया गया कि पार्क्स नहीं है। फायर फाइटिंग फैसिलिटी इस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 4 दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद ये नालायक जो हैं वो नहीं कर सके। आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान को इन नालायकों को 50 फायर टेंडर्स देने की ज़रूरत पड़ी, जो कि चाइना से रवाना हो गए हैं और वो यहाँ पहुँच रहे हैं। एक साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो नालायकों के टोले के अंदर सबसे ऊपर वाली फहरिस्त में आते हैं नालायके आला के बाद, उनके बारे में सर्वे किया गया है और बताया गया है कि सूबे सिंध के अंदर अगर सबसे बुरा हाल किसी डिपार्टमेंट का है तो वो तालीम के डिपार्टमेंट का है। क्योंकि वो अरसलान साहब ने भी फरमाया कि स्कूलों के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं, इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी की टीम का। एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा फरमाया कि जो औरतें बैठी हुई हैं ना, उन औरतों को मिनिस्टर बना दो, इनको चूड़ियाँ पहनाओ, दुपट्टे उड़वाओ और इन तमाम मर्दों को पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं इनको बिठा दो पीछे वाली जगह पे। मुझे यकीन है हमारी बहनें शायद इनसे कोई बेहतर काम कर सकेंगी। आखिर के अंदर मैं आपको बताऊं कि सूबे सिंध में अंदाज़न 65 से 70% लोगों के घरों में पानी नहीं आता। मुझे नहीं पता, शायद इनके घरों में आता हो बिलावल हाउस में। मेरे घर में तो पीने का पानी आज तक नहीं आया है।
आज तक मेरे घर में पानी के टैंकर आ रहे हैं। आपके घर में पानी आता है भाई साहब? आप लोगों के घर में पानी आता है? कोई सहाफ़ी ऐसा बैठा हुआ है जो बता दे कि उसके घर में पीने का पानी आता है? अरबों रुपए की करप्शन है वाटर बोर्ड के अंदर और उसकी सरपरस्ती करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स। सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर होती है। ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की जायदादें तो चेक करें, इनके ऐशो आराम चेक करें, मालूमात कराई जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स जो हैं वो खरबपति कैसे हो गए। मालूम कराया जाए कि पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो अरबों रुपए की जायदादें कैसे आई, कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों के पास आज पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जायदादें, इतनी ज़मींदारी। जो साहब एक बिजली के डिपार्टमेंट के अंदर मीटर रीडर होते थे, आते थे और मीटर पढ़ते थे, आज वो सूबे सिंध के सबसे बड़े ज़मींदार कैसे हो गए हैं? जवाब देना बिलावल जरदारी, जवाब दे आसिफ अली जरदारी कि तुम्हारे एमपीएस करोड़ों पति कैसे हो गए हैं। सूबे सिंध के 60% से 70% मैंने बताया लोगों के घरों में पानी नहीं आते हैं। ये बेशरम 13 साल हो गए इनको इक़्तिदार के अंदर, इनकी चौथी हुकूमत चल रही है और अगर सबसे ज़्यादा करप्शन है तो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में कि ये पानी नलकों के ज़रिए लोगों को नहीं फराम कर सकते। उसकी सिर्फ एक वजह है और उसकी वजह है कि टैंकर के ज़रिए पानी आए, अरबों रुपए की करप्शन हो, लूट मारो और पैसा बनाया जाए। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 2 नंबर सियासी जमात है, ये इनका असल चेहरा है। बिलावल जरदारी जवाब दो कि तुम्हारी हुकूमत 13 साल में इतनी नाकाम क्यों हुई है, इतनी करप्शन क्यों हुई है? तुम्हारे मिनिस्टरों ने अकॉर्डिंग टू ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ज़कात का डिपार्टमेंट भी नहीं छोड़ा है। अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ ज़कात के डिपार्टमेंट में भी आपकी मौजूद हैं। बाकी आपका जो हाल है वो फिरदौस नकवी साहब बताएंगे। अच्छा, एक कुछ चीज़ें जो हैं ऑन अ सीरियस नोट जो सईद गनी साहब ने कल उठाई हैं उनका जवाब देना मैं फ़र्ज समझता हूँ। सबसे पहले उन्हें कहा 18वीं तरमीम जो आई है तो उसके वजह से जो इख्तियारात हैं वो सूबे को ट्रांसफ़र हो गए लेबर के हवाले से। हजूर वाला दुरुस्त फरमाया आपने, पर तारीख में बताइए 18वीं तरमीम आई कब थी? आज आप 2020 में क्यों जाग रहे हैं? इतने अरसे से आप क्यों खामोश थे? आपकी अगर सुस्त रवि तहसीर रहेगी तो इस सूबे का तो अल्लाह हाफिज जो कि हमें पता है कि अभी भी है। फिर बात यह, उसके ऊपर सर के बाल तो गए, अकल के नाखून भी चले गए साथ साथ। इससे कि उनको एक इतनी सादा लौ बात नहीं समझ में आई कि एक वफाक ने ख़त लिखा कि जो इदारे एक सूबे से ज़्यादा में काम करते हैं उनका जो टैक्स है वो जमा करने का इख्तियार एफबीआर के पास है। बड़ी सीधी बात है, या तो आप सूबे एग्री कर लें कि जी जैसे ईओबीआई का खर्चा हमारे यहाँ तलत भाई बैठे हुए हैं और न्यूज़ 1 के इदारे का हेड ऑफिस अगर इस्लामाबाद में होता और वो चाहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह एक ही जगह पेमेंट कर दें तो इस वक्त उनको 5 जगह पेमेंट करनी पड़ी है, 4 सूबे और एक वफाक का कैपिटल। उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। और अगर ले सिंध में जमा करा दें तो वो जो पंजाब में लोग काम कर रहे हैं न्यूज़ 1 के या इस्लामाबाद में कर रहे हैं या केपी में कर रहे हैं, जब वो अपनी वसूलियाँ करवाने जाएंगे क्या तो वह क्या सिंध में आएंगे या कहीं और जाएंगे? इतनी सादा सी बात मेरे बग़ैर बाल वाले वज़ीर और बग़ैर नाखून वाले वज़ीर को समझ में नहीं आई। फिर खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरी बात भी देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जी ये जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन प्रॉफिट फंड है ये भी जो है हर सूबे को मिलना चाहिए। माना जिस जगह अगर उस लोग रहते हैं उनके लिहाज से या तो डोमिसाइल की वजह से तो कि भाई इतने वाले डोमिसाइल के हैं
या जिधर इदारा है उधर दो। आपने कहा कि अभी तक हम 10 साल में पॉलिसी नहीं बना सके। जब आप पॉलिसी नहीं बना सके तो अभी पैसे कैसे बांटने शुरू किए जाए? पहले आप पॉलिसी बना लीजिए, तमाम सूबे उस पर एग्री कर लीजिए। वफाक जहां इतने पैसे बांटता है इतनी छोटी रकम पे नजर नहीं रखता, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा वादा है। आप इस मुल्क के अंदर आज 7 दहाइयां गुजर गई। ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी के कानून को आए हुए भी 4 दहाइयों से ऊपर का टाइम हो गया है, लेकिन आज की तारीख में न डोमेस्टिक वर्कर आए हैं इसके नेट में, न कंस्ट्रक्शन वर्कर आया है इसके नेट में, न दुकानदार पे दुकानों पे जो लोग काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई के बेनिफिट्स नहीं मिलते। आप इस सूबे के अंदर किसी न किसी तरीके से 1971 से मामलात में बाकायदा मौजूद है, और पिछले 13 साल से तो बराह रास्त आपकी हुकूमत चल रही है। आप मुझे अभी भी लारा लप्पा दे रहे हैं कि जनवरी में ये आएगी। ये लारा लप्पा वो वाला तो नहीं है जो नासिर हुसैन शाह दे के गए थे 10,000 बसों का। देखी है ना, शायद चाइना से भी इतनी डिंकी कार्स नहीं आई हों सूबा सिंध में जो बच्चों को खेलने के लिए दे दी जाएं। बैठने को तो छोड़िए, ऐसे वादे कितने किए इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या कहूं, जरदारी लीग ने, जिनको मेरे 2 भाइयों ने दोहरा दिया है। फिर हिम्मत देखिए, बदतमीजी की लिमिट देखिए, जबान और लहजा देखिए, हिमाकतें देखिए, बेवकूफ़ियाँ देखिए। इस बात का भी एहसास नहीं कि एक पाकिस्तान की कौमी असेंबली की स्पीकर, पहली खातून, इन्हीं की पार्टी में हुआ करती थी। इनकी जबान खुश्क होती थी उन्हें बाजी बाजी, अद्दी अद्दी कहते हुए। कल क्या लहजा था? कल उन्हीं ने उनको झूठा कहा है। उन्हें कहा मीटिंग में कोई बात हुई और जो मिनट्स आए वो दूसरे आए। उनको सिंध दुश्मन कहा। भाई, अगर लोगों को शऊर आ जाए तो वो दुश्मन हो जाते हैं सिंध के। अभी तो पाकिस्तान के 3 सूबों को शऊर आया, कराची को शऊर आया, हैदराबाद को शऊर आया, अब अंदरूनी सिंध भी इंशाल्लाह शऊर आएगा और तुम और सुकड़ के रह जाओगे। फिर तुम्हें ऑपोजिशन पे भी इंशाल्लाह कोई जगह नहीं मिलेगी। फिर इन्हीं साहब ने कल 122 अरब के टीके की भी बात की और कहने हैं कि मैंने सुना है। चंदा, मेरे पप्पू, मेरे बच्चे सुनी सुनाई बात नहीं कहते। जब आदमी वजीर बन जाता है तो वो अपनी बात कहता है, जब लीडर बन जाता है तो मोहकम बात कहता है, सुनी सुनाई बात नहीं कहता। सईद गनी साहब, क्योंकि आपकी अकल ज़रा कमज़ोर है, आपको समझाने के लिए मैं आपसे चंद सवालात इस हवाले से पूछना चाहता हूँ। एक वक्त आया था कि इस हुकूमत ने 56 रुपए का पेट्रोल कर दिया था। चंद दिनों के लिए हुआ था सर। शहीद गनी साहब, आपने सारा पेट्रोल उस वक्त खरीद के क्यों नहीं रख लिया था? आपने अपना इतना नुकसान क्यों किया कि आज जब 103 रुपए का हुआ है आप खरीद रहे हैं? तो आप कहेंगे फिरदौस शमी नकवी साहब, आपकी समझ बहुत कमज़ोर है। मैं एक वक्त में 45 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल अपनी गाड़ी में नहीं भरता। नहीं, इनके पास माशाल्लाह लैंड क्रूज़र है। 75 लीटर से ज़्यादा मैं कहाँ रखता? तो भाई साहब, यही एक जवाब है कि एलएनजी के आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, थ्रूपुट कैपेसिटी है। आप खरीद ले, चलिए जी, जाइए एक पेट्रोल पंप पे कि भाई तुझे पेट्रोल तो मैं लूंगा तुझसे जनवरी में,
आज ये 56 रुपए के लिहाज से अगले 5 साल का पेट्रोल मुझे दे दे, कोई दे देगा? कोई दे देगा इनको पेट्रोल? साहब, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट भी कुछ इसी तरह चलता है। एक हद तक आगे के सौदे हो सकते हैं, उसके आगे नहीं हो सकते। अब बात यह है, अगर इंसान सच बोले तो थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, लेकिन अगर सरासर झूठ बोले तो नहीं चलता। कहीं आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके इन कैमरों के तवज्जुह से ये पूछना चाहूँगा कि सईद गनी ने कहीं कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने अगर पिछले जब से ये हुकूमत गई है और जो तेल की कीमतों का हशर हुआ है उसके लिहाज से जो सौदा उन्हीं ने किया है कतर के साथ, उससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ। 66% LNG हमें कतर से लेनी है सन 2030 तक। बाकी 4 टैंकर्स का भी हमने 3 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और आपने, अगर हजरात ने नहीं देखा तो कामरान खान का शो देख लीजिए। अगर वहां आपको शाहिद खाकान की गिगी बनती हुई नजर ना आए इस मामले पे, और जो तफसीलन जिन लोगों को शौक है इस मामले को, वो देख के समझ लें। फिर जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किस शहर में पाकिस्तान के कच्ची आबादियां हैं? 40% इस शहर में। इनकी पार्टी का वादा क्या था? रोटी कपड़ा मकान। क्यों नहीं अपने आप को गाली दी कि हम कुछ नहीं कर सके? ये तो कहते हैं कि इमरान खान ने 50 लाख घरों का वादा किया था। आज कसम खा के कह दें कि इतना सस्ता कर्जा जो आज अवाम को मिल रहा है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी को इतनी आसान शर्तों पे कर्जा मिले। घरों के लिए इस वक्त जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको 5% के ऊपर कर्जा दिया जा रहा है और पूरा मुल्क फायदा उठा रहा है। और ये सईद गनी की, मुराद अली शाह की और इनके वजह से इस शहर कराची के और इस सिंध के लोगों को ये स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लोग निया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं, उसके साथ चलने को तैयार नहीं। ये वही सूरत हाल इन्होंने कर दी कि पंजाब ने हेल्थ कार्ड ले लिया, केपी ने हेल्थ कार्ड ले लिया, बलोचिस्तान ने ले लिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर में ले लिया, और सिंध के लोग महरूम हैं इनकी हटदर्मी की वजह से। जरा पूछें उस ड्राइवर से, उस चौकीदार से जिसके खुदा ना खास्ता किसी अजीज व क़ारिब को कैंसर हो जाए, हार्ट का आर्जा हो जाए, उसको अब हाथ नहीं फैलाना पड़ता इन सूबों में। वो अपना हक समझता है जाके इलाज कराने, लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये गरीब की भलाई नहीं चाहेंगे। इनके मुंह से कभी नहीं निकला कि जिस तरीके से 63 अरब रुपए सिंध में बटे एहसास कैश प्रोग्राम में, इनसे 1 पैसा नहीं बटा। इनको इस बात का नहीं मानते कि बारिश में कराची डूब गया, कराची के मोहल्ले डूब गए, लाखों लोग तबाह हो गए, सिंध में तबाह हो गए। इन्हीं ने अपने खजाने में से कोविड के पैसे भी जो जमा किए हुए थे उनमें से भी 1 रुपया नहीं दिया। ये है वो जिनको अवाम का दर्द है। ये जालिम लोग हैं, ये जुल्म की पैदावार है, और जालिम का दौर चल नहीं सकता। अगर अल्लाह मियाँ ने किसी कौमों पे लानत बेती है तो कौम जालिमीन पे दी है, उन पे दी है, काज़िबीन पे दी है जो झूठ बोलते हैं, और मुनाफिकीन पे दी हैं। और ये तीनों खसलतें अगर किसी जमात के लीडरों में पाई जाती है, अटम मौजूद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी लीग के अंदर है। और ये जो सईद गनी साहब हैं वो इन तीनों मौजूआत पे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद फिट आते हैं।
वो लानत के मुस्तहिक है, इसलिए उन्होंने झूठ बात की, उन्हीं ने मुनाफकत की बात की और उन्हीं ने जुल्म की बात की। इससे कि जब आप लोगों के उनके हक की बात नहीं करते तो जुल्म करते। शुक्रिया भाई। आज चढ़ाई नहीं है आप लोगों ने, इसलिए